अरे सरला, कहाँ हो भाई? पूरी कॉलोनी को जिम ज्वाइन करा के खुद मंडली छोड़कर भाग खड़ी हुई क्या? अरे नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे एक्सरसाइज करना, फिट रहना कितना पसंद है। बस आजकल ना समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ तुम लोगों के साथ जिम आने का। अरे ये क्या बात हुई भला? बेटे की शादी करके मैं तो रिटायरमेंट का मजा लूंगी, ये बात तो तू ही कहा करती थी ना। फिर क्या हुआ? बस मेरे घर की कहानी तू ना ही पूछे तो बेहतर होगा। जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से दिन के कम से कम 10 घंटे रसोई में बिता रही हूँ। पहले तो सास एक नंबर की चटोरी मिली, आधा जीवन उनकी फरमाइश पूरी करने में बीत गया और बाकी का बचा आधा जीवन बच्चों की फरमाइश में। अब 55 साल की उम्र में बड़े अरमानों से बेटे की शादी करके बहू लाई थी कि कम से कम अब तो सुकून से 2 रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन भाई किसी किसी की किस्मत ना भगवान काली स्याही से ही लिखते हैं। मेरे जीवन में तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे अपने लिए थोड़ा समय निकलेगा, इसी खुशी में मैंने तुम सबके साथ मिलकर किट्टी पार्टी, जिम, सारी चीज ऑर्गेनाइज की। लेकिन देख मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। तेरी बहू खाना नहीं बनाती क्या? अरे बहू खाना तो तब बनाएगी ना जब उसे खाना बनाना आता होगा। एक नंबर की बोडम है मेरी बहू। खाना बनाना तो दूर की बात है, लाइटर से गैस जलाने को बोलो ना तो वो भी 3 फुट दूर से जलाती है। ऐसा लगता है गैस कूद के उसके ऊपर चढ़ जाएगी जैसे। एक कप चाय तक का सुख नहीं है उसके हाथ से पीने का। पिछले 1 महीने से चाय बनाना सिखा रही हूँ, आज तक एक ढंग की चाय नहीं बना पाई वो। अरे बहन, लेकिन तू तो कह रही थी तेरी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, पेंटिंग जानती है। हाँ ये सब जानती है, पढ़ी लिखी भी है और अपने कॉलेज की मेरिट स्टूडेंट है। लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मैं अचार डालूं जो मुझे 1 कप चाय का भी सुख ना मिले? अगर तेरी बहू 1 कप चाय भी नहीं बना सकती तो क्या तू जीवन भर उसे बिठा कर खिलाएगी? एक मेड क्यों नहीं रख लेती जो आकर खाना बनाए, पूरे परिवार की समस्या ही हल हो जाए। इतना आसान नहीं है वृंदा। अरे कोई ढंग का खाना बनाने वाली कुक मिलती ही नहीं। किसी को रोटी ढंग से बनानी नहीं आती तो किसी को सब्जी, और सबसे बड़ी बात मेरे दोनों बच्चे और पति देव किसी भी मेड को 2 दिन से ज्यादा टिकने ही नहीं देते। कुल मिलाकर खाना पीना सब मेरे ही जिम्मे आ गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे खाना बनाना तो आता नहीं, पर शौक इतने बड़े बड़े। दिन भर कभी कहेगी मम्मी जी चिप्स खिला दो, कभी कहेगी आलू के पराठे बना दो, कभी पूड़ी तो कभी कचौड़ी। अरे समय ही कहाँ बचता है तुम लोगों से मिलने का। सहेली की बात सुनकर वृंदा को अब बड़ी चिंता हो गई थी। घर जाकर वो अपने पति शंभू से कहती है, सुनते हैं जी, मेरी सहेली सरला है ना, बड़ा फ्रॉड हो गया उसके साथ। अरे क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का भी अकाउंट खाली हो गया क्या? जरूर किसी को अपना OTP बताया होगा। अरे नहीं, वो वाला फ्रॉड नहीं। अरे बेटे की शादी करके बहू लाई थी बेचारी, कितनी खुश थी। अरे उसी ने तो जिद करके हम सबको जिम ज्वाइन करवाया कि अब बहुत जी लिए परिवार के लिए, अब खुद के लिए जिएंगे। जिम ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, किटी करेंगे। लेकिन वो बेचारी तो बड़ी बुरी फंस गई। उसकी बहू है ना, उसे 1 कप पानी भी गर्म करना नहीं आता। घर संभालना तो बहुत दूर की बात है। वो बेचारी पहले 4 लोगों का खाना बनाती थी, अब 5 का बना रही है। अरे भाई तो क्या हो गया, बहू भी तो बेटी होती है, बनाकर खिला भी रही है, तो इसमें फ्रॉड वाली क्या बात है? अरे कमाल की बात करते हैं जी आप। इंसान सारी उम्र घर गृहस्थी में पीसने के बाद इसी उम्मीद से तो बहू लाता है ना कि अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएंगे। आप लोग भी तो 60 साल की उम्र के बाद ऑफिस से रिटायरमेंट ले लेते हो ना, तो हम औरतें क्या इंसान नहीं है? हमें 2 पल का आराम नहीं चाहिए? अरे भगवान, तुम अपनी सहेली के घर का झगड़ा मुझ पर क्यों थोप रही हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे अपनी बहू से रोटी बनवाओ या घर सजवाओ, मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें तो 2 रोटी चाहिए, समय से खाने को मिल जाए बस। अब तुम बनाओ या तुम्हारी बहू, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे घर अगर सल्ला जैसी बहू आ गई ना तो मुझे जरूर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अब मैं अपने बेटे के लिए जो भी लड़की देखने चाहूंगी उससे शुरुआत में ही पूछ लूंगी, खाना बनाना जानती है या नहीं। अरे कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है। जीवन भर बहू को बिठाकर रोटियां खिलाने की ताकत मुझ में तो नहीं है भाई। कुछ दिनों में वृंदा अपने बेटे दिव्या के लिए दीक्षा को देखने उसके घर जाती है।
लड़की तो बहुत अच्छी है मम्मी, मुझे बहुत पसंद है। अरे चुप रह तू, शक्ल से कुछ नहीं होता बेटा, हम सोच समझ कर ही जवाब देंगे। बेटा घर के काम करना तो जानती हो ना। देखो शादी के बाद चाहे लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन घर के काम तो हर लड़की को करने ही पड़ते हैं। तुम घर गृहस्थी के काम, खाना बनाना सब जानती हो ना बेटा? जी मैं खाना बनाना जानती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। फिर ठीक है, हमें लड़की पसंद है भाई। सारी बातें क्लियर करने के बाद वृंदा दीक्षा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। शादी के 1 सप्ताह के बाद। दीक्षा बहू, वैसे तो तुम खाना बढ़िया बना लेती हो भाई, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाता है हमको। लेकिन एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम चावल बनाकर क्यों रख देती हो? अरे भाई इतना चावल का शौकीन कोई नहीं है घर में। वो तो शुरू शुरू में संकोच में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, वरना हमारे घर में तो चावल कभी हफ्ता 10 दिन में एक ही बार बनता है। तुम ऐसा करो बेटा, अब कल से ना रोटियां सेक लिया करो। क्या रोटियां? हाँ बेटा रोटियां। लेकिन रोटी का नाम सुनकर तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे तुमने पहली बार ये नाम सुना हो? वो माँ जी, क्या है ना कि रोटी बनाने के लिए पहले तो आटा गूंदना पड़ता है। हाँ तो गूंद लो ना, किससे रोका है? नहीं, वो क्या है ना, मैं आटा नहीं गूंद पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं गूंद पाओगी? ऐसा भी क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने मुझे आटा गूंथने से मना किया है। अरे भाई अभी कल तक तो तुम बिल्कुल भली चंगी थी, दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। अभी अचानक से तुम्हारी कमर में दर्द कैसे हो गया? और आज से पहले तो तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। हाँ वो दर्द तो रहता है माँ जी, मैंने सोचा क्या आपको परेशान करना, बस इसीलिए आपको नहीं बताया था। प्लीज़ आप चावल खाकर काम चला लीजिए ना। अब बहू के कमर दर्द की बात सुनकर तो सास के पास चावल खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। अरे मम्मी क्या है ये, अभी आलू बैंगन की सब्जी के साथ मैं चावल खाऊंगा क्या? ठीक है, छोले राजमा कड़ी के साथ इंसान चावल खा लेता है, लेकिन अब सूखी आलू बैंगन और आलू परवल के साथ भी मुझे चावल खिलाओगे? अरे बेटा इस बात का जवाब तो अपनी बीवी से ही मांग, खाना तो वही बना रही है ना आजकल। माँ का जमाना गया बेटा, अब अच्छा बुरा जो भी कहना है बीवी से कहा करो। क्या है दीक्षा, तुम रोज रोज चावल बनाकर रख देती हो। पहली बात तो तुम ये सुन लो, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठीक है कभी कभार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन ये दिन के 3 टाइम चावल खाना मेरे बस का नहीं है। देखिए दिव्या जी, मैं पहले ही माँ जी को बता चुकी हूँ कि मैं रोटी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि रोटी बनाने के पहले आटा गूंथना पड़ता है और मैं आटा नहीं गूंथ सकती। क्यों नहीं गूंथ सकती? आटे में ऐसा क्या है? मैंने बताया था माँ जी को, मेरी कमर में दर्द रहता है, आटा मलने से मेरी कमर का दर्द और भी बढ़ जाता है। देख बेटा ऐसा है कि अभी 25 साल की उम्र में अगर तेरी कमर में दर्द रहने लगा है ना, तो तू जाकर पहले डॉक्टर को दिखा दे। घर के काम तो होते रहेंगे, और बेटा ये कोई 2-4 दिन की तो बात है नहीं। इस घर में जीवन भर कोई चावल खाकर काम नहीं चला सकता, इसलिए कमर के दर्द का इलाज कराओ और तरीके से रोटी सब्जी बनाकर सबको खिलाओ। कौन सा शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ा है? वहाँ जरा सा कमर का दर्द ही तो है, कितने दिन रहेगा? अरे ये माँ जी तो किसी भी तरह से बोतल में उतरने को तैयार ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ मैं? लग रहा है ये कमर दर्द का बहाना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऐसा करती हूँ, कुछ और बहाना बना देती हूँ। अगले दिन माँ जी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, 10-15 दिन दवाई खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है, 10-15 दिन और सही। फिलहाल तो 10-15 दिन के लिए ये मुसीबत टल गई, लेकिन ये खतरा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। 10 दिन बाद। अरे बहू ये तेरे हाथ में क्या हो गया? पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या बताऊं, आज दोपहर में आप सो रही थी ना, तो मैं किचन में अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए उठी थी। बस उसी समय चाकू से मेरी उंगली कट गई, बहुत खून बहा है। फिलहाल तो मैंने पट्टी कर लिया, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। अरे बेटा सावधानी से काम करना चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो उंगली ठीक हो ही जाएगी। तब तक आप लोग चावल से काम चला लोगे ना? हाँ बेटा चला लेंगे, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आटा गूंथने से बचने के लिए दीक्षा हाथ की उंगली कटने का नाटक करती है और इस तरह 1 सप्ताह और बीत जाता है। अरे बेटा अभी सुबह तक तो तूने उंगली में पट्टी बांध रखी थी, अभी बैंडेज हटाई तो गरम पट्टी लपेट ली। चक्कर क्या है?
क्या बताऊँ माँ जी, लगता है मेरा समय ही खराब चल रहा है। मेरी वो उंगली तो ठीक हो गई, लेकिन आज बाथरूम में नहाते समय मैं फिसल कर गिर पड़ी और मेरा हाथ जाकर ज़मीन में लग गया। बहुत सूजन आ गई है माँ जी, और बहुत दर्द भी हो रहा है, हाथ उठाया ही नहीं जा रहा। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? जब से मैंने बहू को रोटियां बनाने के लिए कहा है, रोज कुछ ना कुछ इसको हो ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बनाने से बचने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है। अगले दिन, देख बहू, जिस दिन से मैंने तुझे चावल की जगह रोटियां बनाने के लिए कहा है ना, तब से रोज तेरे हाथ में कुछ ना कुछ हो जाता है। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तू मुझे समझ रही है। चुपचाप अपना सच स्वीकार कर ले, वरना मैं तुझे लेकर कल सीधा हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और वहाँ डॉक्टर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? मैं बताती हूँ ना आपको, सच्ची बात ये है कि मुझे आटा मलना नहीं आता और मुझे ना इस काम से सख्त नफरत भी है। इसलिए आटा मलने से बचने के लिए मैं रोज़ चावल बना देती हूँ। पर काम चोरी की भी हद होती है भाई। खाना तू बना रही है तो आटा मलने के लिए क्या ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे? अब ड्रामेबाजी बंद कर और कल से चुपचाप आटा लगाकर रोटियां बना लेना। मैंने कहा ना माँ जी, मैं रोटियाँ तभी बनाऊंगी जब आटा गूंद कर कोई मुझे देगा, वरना रोटी खाने का सपना तो आप भूल ही जाइए। मैं आपके घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिसके ऊपर आप धौंस चलाकर कुछ भी काम करवा लेंगे। ला, ये तो सरला के घर वाली कहानी मेरे घर में भी दोहराई जानी शुरू हो गई। अरे मैंने इतना छान छान के बहू लाई, लेकिन फिर भी मुझे मिला किरकिराही। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, अगर उसको आटा गूंदना नहीं आता तो आप आटा मल कर दे दिया करो ना उसको, बाकी काम तो वो कर रही है ना। अरे तेरी जवान बीवी आटा नहीं गूंद सकती और तू नालायक यहाँ अपनी बूढ़ी माँ पर हुक्म चला रहा है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। अरे इतना ही जोश चढ़ाए तो जाकर अपनी बीवी से बोल, उससे कह कि थोड़ा हाथ पैर हिलाए और घर के काम सीखे। पिछले 1 महीने से रोज रोज चावल खाकर वृंदा भी थक चुकी थी, इसलिए फिलहाल तो उसने बहू को आटा गूंद कर दे दिया। 3 दिन बाद, देख बहू, अब मैं 3 दिन से दिन में 3-3 बार तेरे सामने खड़े होकर आटा गूंद रही हूँ ना, अब तो तुझे आता ही होगा आटा गूंदना है। ऐसा कौन सा गणित का सूत्र याद करना है आटा मलने के लिए? तू कोशिश करके देखेगी ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे आटा गूंदना ना आए। देखो दिव्या, आज तुम्हें फिर से चावल ही खाने होंगे, क्योंकि माँ जी ने आटा गूंद कर देने से मना कर दिया है, और जब तक वो आटा नहीं मलेंगे मैं रोटी नहीं बना सकती। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों सास बहू की रोज रोज की इस आटा महाभारत से। ऐसा करो, रोटी बनाने के लिए एक मेड लगा लो। तुम लोगों की रोज रोज की कहानी सुनने से तो अच्छा है कि 2-3 हज़ार रुपए की एक मेड ही लगवा ले। कम से कम सुकून से गर्मा गर्म रोटी तो खाने को मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, खर्च करो पैसे और खाओ गर्मा गर्म रोटी। मैंने भी कोई जीवन भर सबको रोटियां बेल कर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा। अगले दिन एक काम वाली घर पर आती है। देख, बाकी का काम करने के लिए तो घर में पहले से ही काम वाली लगी हुई है, हमें बस रोटियां बनवानी है। तू बता, रोटी बनाने का कितना लेगी? मेम साहब, ऐसा है कि मैं रोटी तो बना के देगी, लेकिन आटा गूंदना मेरे को एकदम ही पसंद नहीं है, इसलिए आटा तुमको ही गूंद कर देना पड़ेगा। तुम आटा लगा कर देगी तो मैं फटाफट रोटी बनाकर खिला देगी। ला, कर लो बात। अब तुझे भी आटा गूंद कर मैं दूं तो तुझे क्या फोड़े पर घिसने के लिए बुलाया है मैंने? सारी महाभारत तो आटे की ही है और तू कह रही है कि तू आटा नहीं मिलेगी। और ये तो वही बात हो गई ना कि नौकरों को चाकर चाहिए तब काम होगा। जा, हमें नहीं बनवानी तुझसे रोटी। अरे मम्मी, आटा गूंदने में ऐसी क्या दिक्कत है कि उससे हर कोई दूर भाग रहा है? बताइए, पैसे लेकर काम वाली भी आटा गूंदने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हद हो गई अब तो। अच्छा, तुम्हें इतना ही आसान काम लगता है तो खुद क्यों नहीं गूंद लेते? मैं अपने ब्रांच का हेड हूँ। मैं अगर इतनी बड़ी ब्रांच को अकेले हैंडल कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारा आटा भी गूंद सकता हूँ। लाओ, दो मुझे आटा, मैं गूंद कर दिखाता हूँ। पत्नी के उकसाने पर दिव्य एक बर्तन में आटा और पानी लेकर आटा गूंदने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, ये तो सारा आटा मेरे हाथ में चिपक गया, क्या बवाल है ये? अरे आटा है, घूरने से नहीं गूंदने से सेट होगा। थोड़ा और पानी मिला इसमें। माँ की इतना कहते ही दिव्य पूरा लोटा पानी आटे में उड़ेल देता है। अरे मम्मी, ये परात में तो पानी की नदी बन गई है। अरे बेटा, थोड़ा आटा मिला इसमें, क्या कर दिया तूने आटे का? अब तो बेचारा दिव्य अगले आधे घंटे तक कभी आटे में पानी मिलाता तो कभी पानी में आटा। आखिरकार आधे घंटे बाद थक कर वो आटे की परात को दूर धकेल देता है। मम्मी, आप ही गूंदो।
बस निकल गई ना सारी हिकड़ी। आज के बाद मुझ पर प्रेशर मत बनाना रोटियां बनाने के लिए। खुद से एक काम नहीं होता और चले हैं मुझे बातें सुनाने। जब तुम जवान बच्चे हिम्मत हार गए तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अरे सीनियर सिटीजन की कुछ इज्जत होती है या नहीं? अरे भैया, खतरों के खिलाड़ी खेल लिया हो तुम सबने, तो अब कोई बताएगा कि कब तक रोटियां बन जाएगी? अरे पापा छोड़ो ना ये रोटी वोटी का चक्कर। दीक्षा बिल्कुल ठीक कहती है, चावल बना लेते हैं। और पता है इतने दिनों से चावल खाते खाते अब मुझे ना चावल ही अच्छे लगने लगे हैं। बेटा, सुना तो था कि समय आने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन देख आज रहा। ठीक है बेटा, जीते रहो जीते रहो। खन्ना परिवार में 5 सदस्य थे। प्रदीप, प्रदीप की पत्नी शीला, उसका बेटा गगन, गगन की पत्नी विमला और गगन की एक बहन कविता। आजकल उनके घर में कविता की शादी की बात चल रही थी। अब कविता की भी शादी हो जाए तो हम लोग गंगा नहा ले। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने, लेकिन अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? दुनिया में अच्छे लड़के बचे ही कहाँ हैं? अरे ऐसी बातें ना करो, भगवान ने चाहा तो कोई संस्कारी लड़का मिल ही जाएगा। क्या बातें चल रही है? कविता की शादी की बातें कर रहे हैं। तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बता। मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है। मेरी मौसी है ना, उनके पड़ोस में रहता है। बहुत अच्छा लड़का है और लड़का बहुत ही संस्कारी है। अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी एक रिश्ता बता भी दिया। और क्या, 5G का ज़माना है भाई। लेकिन तू 5G की स्पीड से घर का काम तो नहीं करती। माँ जी, आपको तो बस बहाना चाहिए ताना मारने का। अरे अरे, आप लोग शुरू मत हो जाओ, रिश्ते पर ध्यान दो। अगर खानदान अच्छा है तो उनको बुलवा लो। हाँ और क्या, बुलवा लो, चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। पिताजी देखिए ना, माँ को कितनी जल्दी है मुझे यहाँ से भगाने की। अरे इसमें भगाना क्या, बेटियां तो पराया धनी होती है। कब तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रहेगी? कब तक से क्या मतलब है? मैं तो शादी के बाद भी पढ़ाऊंगी। शादी करके जॉब छोड़ थोड़ी ना दूंगी। ठीक है, तुम शादी के बाद भी जॉब करना, मैं उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। अगले दिन कविता को देखने लड़के वाले आते हैं। ये लोग मुझे सिर्फ देखने आए हैं या मुझे ले जाने के लिए बारात लेकर आए हैं इतने सारे लोग? हे भगवान। आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं कविता को बुलवाती हूँ। विमला, जाओ कविता को लेकर आओ। उसके क्या पैर नहीं है जो लेकर आऊं? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, लेकर आती हूँ मैं। कविता को जो लोग देखने आए थे उनका काफी बड़ा परिवार था। आओ बेटा, सबके पैर छुओ। हे भगवान, इन सबके पैर छूते छूते तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, छूना तो पड़ेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, थक जाओगी तुम, बैठो आराम से। गॉड, थैंक गॉड, बुढ़िया में अकल तो है, लेकिन मैं इतने बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती। कैसे मना करूं इस रिश्ते के लिए? क्या बात है बेटा, इतना चुप चुप क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ना कम ही बोलती हूँ। फिर तो मेरे बेटे की लॉटरी लग गई। वो लोग काफी देर बैठकर बातें करते हैं और फिर सोचकर बताएंगे ये कहकर वहां से चले जाते हैं। लड़का तो अच्छा है, लड़के के साथ साथ परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आपको इसी समय हाँ कर देनी चाहिए थी। पर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया। क्यों, तुझे क्या कोई राजकुमार चाहिए जो सफेद घोड़े पर बैठ कर आए और तुझे ले जाए? नहीं, मुझे इस लड़की की शक्ल अच्छी नहीं लगी। मेरी मानो कविता, शक्ल पर ध्यान मत दो, शक्ल तो कल को बदल जानी है, स्वभाव देखो। नहीं, मैं तो शक्ल भी देखूंगी। उनका फोन आए तो आप लोग मना कर देना। अरे पर सुन तो बेटा। नो मीन्स नो। ये बोलकर कविता वहां से चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि इसने मना क्यों कर दिया। फिर कुछ समय बाद एक और रिश्ता आता है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छे खानदान का अच्छा दिखने वाला लड़का मिला है, अब इसमें कोई कमी मत निकालना। अरे ये क्या बात हुई, कमी होगी तो बताऊंगी ना। शादी एक बड़ा फैसला होता है, ऐसे थोड़ी ना कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो लोग आ गए हैं, 5 मिनट बाद बाहर आ जाना। हे भगवान, आई होप आज मेरी पसंद का रिश्ता आया हो, वरना मैं क्या करूंगी। चलो कविता, माँ जी बुला रही हैं। आओ आओ बेटा, यहाँ पर बैठो। शिट, आज भी भीड़ आई है। ये लोगों के इतने बड़े बड़े परिवार क्यों होते हैं? आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। पर जोड़ी ज्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, वरना नजर लग जाती है। क्या मतलब? अरे ये क्या बोल रही है तू?
नहीं नहीं, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरती एक जगह पे इकट्ठा नहीं होनी चाहिए ना। जैसे ज़्यादा मीठा इकट्ठा होने पर चींटियाँ आ जाती है, वैसे ही ज़्यादा खूबसूरती होने पर काला साया चिपट जाता है ना। ये क्या बकवास कर रही है तू कविता, चुप हो जा। मुझे लगता है आप लोगों के बीच कुछ दिक्कत है, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पगली है। हाँ, तो हमें अपने बेटे के लिए पगली पत्नी नहीं चाहिए, समझे? अरे आंटी सुनिए तो। नमस्ते जी, माफ करिए हमें। वो लोग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, जिससे कविता के घर वाले कविता से बहुत नाराज होते हैं। कविता तेरा दिमाग खराब है क्या? उनके सामने ऐसी बात क्यों कह रही थी? इसने बोला था कि लड़का दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो मैंने इतनी मुश्किल से एक अच्छा खानदान और अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढा, पर इसने ये बदतमीजी कर दी। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो सीधे सीधे बता दो, ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? कहीं तेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात है? आज तुझे बताना पड़ेगा। मैं इतने बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती, मुझे छोटा ससुराल चाहिए। छोटा ससुराल मतलब कितना छोटा? लड़का हो और उसकी माँ हो बस, और उसकी माँ भी ना कहीं जॉब करती हो। हे भगवान, कैसी सोच है इस लड़की की। अच्छा एक बात बता, तू तो खुद ही जॉब करती है, तो जॉब करने वाली सास क्यों चाहिए तुझे? ताकि दिन भर हमारे बीच लड़ाई ना हो, वो अपने काम में बिजी रहे और मैं अपने। माँ, बचपन से आपने इसकी अच्छे से पिटाई नहीं करी ना, इसलिए आज इसका ये हाल है। आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन शादी मैं अपने हिसाब से ही करूंगी। लेकिन कविता, बड़ा परिवार होना एक अच्छी चीज है, मदद मिल जाती है, कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पहली बात, मुझे कभी अकेलापन महसूस होता ही नहीं, और दूसरी बात कि मदद की जरूरत वहीं पड़ती है ना जहाँ ज्यादा लोग होते हैं। जब घर में 2-3 लोग होंगे तो किस चीज के लिए मदद चाहिए बोलो? अरे अभी तुम समझ नहीं रही हो, बाद में पछताओगी। हाँ, आप तो यही दुआ कर रही होंगी ना। जबान पर लगाम रखो कविता, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। सब लोग कविता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कविता अपनी बात पर अड़ी रहती है। इत्तेफाक की बात थी कि 2 दिन बाद ही उनके घर ऐसे परिवार से रिश्ता भी आ जाता है जहाँ सिर्फ माँ और एक बेटा था। माँ, मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए। हाँ तो क्या अभी चली जाएगी? चुपचाप बैठ, मुझे बात करने दे। जी तो सरला बहन, आपके परिवार में बस आप ही 2 लोग हैं? जी, मैं और मेरा बेटा जितेंद्र। मेरे पति का देहांत हुए 6 साल हो चुके हैं। तब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। बहू आएगी तो तीसरा सदस्य परिवार में जुड़ जाएगा। मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे चुप करना। माफ करिएगा, ये ऐसी ही है, पगली सी। अरे ये तो अच्छी बात है, इंसान को खुश मिजाज होना ही चाहिए। वैसे आपको तो काफी दिक्कतें होती होगी ना, क्योंकि बेटा काम पर चला जाता होगा, आप अकेली रह जाती होंगी घर में। नहीं नहीं नहीं, मैं भी बैंक में जॉब करती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बाकी आप लोगों को जो बात करनी है कर लो। कविता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कविता तो सीरियस थी। आखिरकार उसकी शादी जितेंद्र से हो जाती है। हालांकि शादी से पहले भी उसके घर वालों ने उसे समझाया था, पर वो नहीं मानी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जैसा परिवार चाहती थी मुझे एग्जैक्ट वैसा ही परिवार मिल गया। क्या सोच रही हो कविता? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। पति मिले? पर मैं तो सिर्फ एक पति हूँ। आप भी ना बड़ी वो हो। अच्छा छोड़िए, माँ जी बुला रही हैं, आज मेरी पहली रसोई है ना। मत जाओ ना। अरे ऐसा मत करिए, माँ जी देख लेंगी ना। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम भी ना बड़ी वो। कविता हंसती हुई वहां से भाग जाती है। तो बहू, क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में? अंडा बना लूं? क्या? अरे मजाक करी माँ जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, मैं तो डर गई थी। ठीक है, तो खीर बना, मैं मेहमानों के साथ जाकर बैठती हूँ। ओके माँ जी, आप जाइए, मैं अंडा बना कर लाती हूँ। सॉरी, आई मीन खीर बना कर लाती हूँ। मार खाएगी तू मेरे हाथों। कविता खीर बनाकर लाती है और सबको खिलाती है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, वो भी बहुत खुश होती है। शुरू के कुछ दिन जब तक उन तीनों की छुट्टी रहती है तब तक तो सब ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर ओह 3 बज गए, आज मैं स्कूल से आने में लेट हो गई। फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर हम लोग घूमने जाएंगे शाम में। मैं आ गया कविता, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है।
जी अभी बनाती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर हम लोग शाम में घूमने चलेंगे। ठीक है, माँ से पूछ लेना। इसमें माँ जी से क्या पूछना? इस घर में सारे फैसले माँ लेती है ना। वो ठीक है, लेकिन इतनी सी बात भी क्या उनसे पूछ कर करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अरे पहले चाय पिलाओ ना, सर का दर्द ना बढ़ाओ। कविता को जितेंद्र की ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो उसे चाय लाकर देती है। तब तक सरला भी आ जाती है। माँ जी, शाम में हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये क्या तरीका है बहू? तुम परमिशन मांग रही हो या अपना फैसला सुना रही हो? नहीं, फैसला नहीं सुना रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि फिर घर अकेला रह जाएगा। मुझे शाम में कीर्तन में जाना होता है। हमारे पीछे घर में चोर घुस गए तो क्या होगा? अरे पर अब तक आप दोनों जब काम पर जाते होंगे, या अभी भी जब हम तीनों काम पर जाते हैं, तो घर खाली ही होता है ना। वो मजबूरी है, घूमने जाना मजबूरी नहीं है। दिन और रात में भी फर्क होता है। सूरज ढलने के बाद ज्यादा खतरा होता है, और तभी तुम घर को अकेला छोड़ दो? ये कोई बात हुई? अरे पर जितेंद्र, समझाओ अपनी पत्नी को। कविता, मैंने तुम्हें बताया ना कि इस घर में आखिरी फैसला माँ का होता है, तो क्यों बहस कर रही हो? और वैसे भी माँ सही कह रही है कि हम लोगों को फालतू में घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, काश कोई होता जिसे मैं घर में छोड़कर जा सकती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पर ये गलत है। ऐसे तो हम लोग कभी भी घूमने नहीं जा पाएंगे। संडे को चलेंगे ना, दिन में। कविता नाराज होकर रूम में चली जाती है। जितेंद्र उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोने का नाटक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता अपने स्कूल से निकलती है तो जितेंद्र को फोन लगाती है। हेलो, मैं ये कह रही थी कि आज स्कूल के बाद मैं अपने घर चली जाऊं। रोज अपने ही तो घर जाती हो, आज फोन करके क्यों पूछ रही हो? अरे मेरे पति परमेश्वर, अपने घर मतलब अपने मायके चली जाओ। ओ, तो ऐसा बोलो ना। तुम एक काम करो, माँ को फोन करके पूछ लो। अरे यार, सॉरी, पर उनसे पूछना तो पड़ेगा, वरना वो मेरी बैंड बजा देगी। ठीक है, पूछती हूँ। कविता गुस्से में अपनी सास को फोन लगाती है। माँ जी फिर से कहीं वही ना बोलने लगे जो उस दिन कह रही थी, पर क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ कविता, क्या हुआ? जी माँ जी, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने घर मतलब अपने मायके चली जाऊँ स्कूल के बाद। और घर पे खाना कौन बनाएगा? वो ना करो। अगर तुम मायके चली जाओगी तो खाना नहीं बनेगा, और दूसरी बात, घर में भी कोई नहीं होगा। मुझे कीर्तन में जाना होता है, और जितेंद्र का तुम्हें पता है, वो आजकल शाम में टहलने निकल जाता है। इसलिए एक इंसान को घर में होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तो अपने मायके जा ही नहीं पाऊंगी। शादी करके ससुराल आई हो तो तुम्हारा घर अब यही है। कभी कोई फंक्शन हो तो चली जाना, ऐसे फालतू में जाने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है माँ जी। कुछ गलत बात नहीं है। जितेंद्र से पूछ लेना, मैं अपने मायके कितना जाती थी, और इतना ही मन हो रहा है अगर मायके वालों से मिलने का तो उन्हें यहाँ बुला लो। कविता को तो रोना आने लगता है। वो आगे बात भी नहीं कर पाती और फोन काट देती है। भगवान, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कहीं मैंने इस परिवार में शादी करके गलती तो नहीं कर दी? कहीं मेरे माँ बाप सच तो नहीं कह रहे थे कि परिवार बड़ा होना ही अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना बनाने की और घर में किसी के ना होने की दिक्कत ही है ना, तो मैं एक नौकर रख लूंगी घर में। हाँ, बेस्ट आइडिया। ये सोचते कविता घर पहुंचती है और जितेंद्र से कहती है, मुझे ना घर में नौकर रखना है। ठीक है, माँ से पूछ लो। मेरा भी दिमाग खराब है जो मैं आपसे बात करने आ गई। डायरेक्ट माँ जी के पास ही जाना चाहिए था, क्योंकि आपके मुंह से तो बस एक ही बात निकलती है, माँ से पूछ लो, माँ से पूछ लो। अरे तो और क्या बोलूं मैं? रहने दो, आप जा रही हूँ उनसे बात करने। कविता जाकर सरला से बात करती है। माँ जी, हम तीनों ही जॉब करते हैं, तो घर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि घर में नौकर रख लेते हैं। कौन सी दिक्कतें आ रही है? सुबह नाश्ता बनाकर जाती हो तुम, वापस आकर खाना भी बना लेती हो। दिक्कत कहाँ है? यही तो दिक्कत है कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 26 सालों से मैं भी यही कर रही हूँ। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और अपने लिए तुम्हें क्यों समय चाहिए? छोटी सी बच्ची हो क्या तुम, जो तुम्हें गुड्डे गुडियों से खेलना है बैठ के? अरे माँ जी, आप हर बात को गलत ही ले जाती हो। मैं कोई बात को गलत नहीं ले जा रही हूँ। तुम्हें अगर अपने मायके के चक्कर लगाने के लिए या फालतू फोन पर बात करने के लिए समय चाहिए
तो ये कोई कारण नहीं है। आपको जरा भी नहीं लग रहा कि आप गलत कर रही हैं? चलो ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि ये गलत है, तो 100 बात की एक बात ये है कि हमारे घर में बहू ही खाना बनाती है। बाहर के किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं किया जाता। ये तो जबरदस्ती के नियम है। जो है सो यही है। तुमने सोच समझकर इस घर में शादी करी है। अब मैं और बहस नहीं कर पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। कविता पहले जो सिर्फ सोच रही थी, अब उसे उसका एहसास भी हो रहा था कि शायद सचमुच उससे इस परिवार में शादी करके गलती हो गई है। मुझे छोटा ससुराल चाहिए था, लेकिन इस छोटे ससुराल ने तो बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी है। घर पे फोन करके माँ से बात कर लेती हूँ, थोड़ा सही लगेगा। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है बेटा? आवाज से उदास लग रही है। हाँ माँ, उदास ही हूँ। आप लोग सही कहते थे, मुझे बड़ी फैमिली में ही शादी करनी चाहिए थी। अरे अब क्या हो गया मेरी बच्ची? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मैं अपने ससुराल की बातें आपसे शेयर तो नहीं करूंगी, लेकिन बस ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग सही थे। अरे पर हुआ क्या? बाद में बात करती हूँ, माँ जी बुला रही है। कविता फोन रख के सरला के पास जाती है, जहाँ जितेंद्र भी बैठा था। क्या हुआ माँ जी? तो मैं ये कह रही थी कि मैंने उस बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुम सही कह रही थी। घर में दिक्कतें तो हो रही हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम जॉब छोड़ दो, उससे सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या? ये तो कोई हल नहीं हुआ समस्या का। मुझे मेरी जॉब से बहुत प्यार है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। दिक्कत की बात तो तुमने ही की थी ना, और अब दिक्कत को सही करने के लिए तुम बलिदान देने को भी तैयार नहीं हो, तो सब कुछ सही कैसे होगा? तो आप मुझसे कह रही हो कि मुझे दो चीजों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो मैं अपना समय और अपना मायका चुन लूं, या अपनी जॉब। हाँ ऐसा ही कुछ। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? माँ सही कह रही है, हम तो ऐसी ही बहू लाना चाहते थे जो घर में रहे। तुम मुझसे शादी क्यों करी? हमें लगा था तुम शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं भले ही साल में 2 बार अपने मायके जा पाऊं और 1 बार घूमने जा पाऊं, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। आप ही ने कहा था ना कि ये मेरा घर है अब, तो ठीक है, मैं इस घर में रहूंगी और जॉब करूंगी। कविता ने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखकर ये बात बोली थी, ये उन दोनों को नहीं पता था। उसे समझ में आ गया था कि इतना छोटा ससुराल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटे भाई की शादी होने वाली हो और बड़ी बहन आनाकानी ना करे, ऐसा हो सकता है भला? और कुछ ऐसी ही आनाकानी करने वाली बहनों में से थी नैना भी। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके भाई के लिए लड़की फाइनल कर दी है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने मायके पहुंच जाती है। मैंने तो सुना था बहू आने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, पर अभी तो बहू आई भी नहीं मम्मी, और तुमने मुझे पराया कर दिया। मम्मी का तो छोड़ राज, मम्मी तो बचपन से ही मुझे पराया धन कहती थी, पर तू तो मुझे अपनी बहन कहता था ना। एक ही तो सपना था मेरा कि अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊं, पर ये हक भी छीन लिया तूने मुझसे। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने अभी किसी लड़की को फाइनल नहीं किया है, बस मम्मी ने लड़की वालों को घर बुलाया। अब उसे पसंद करना नहीं करना वो तो तुमसे पूछ के ही होगा ना। हाँ वही तो मैं सोचूं कि मेरा श्रवण बदल कैसे गया। आने दे लड़की वालों को, अच्छी तरह से लड़की की जांच पड़ताल करूंगी, वरना सामने दिखने वाली सीधी सादी लड़कियां ना अक्सर अंदर से तेज छुरी निकलती है। और अगले ही दिन लड़की वाले राज को देखने उनके घर पहुंच जाते हैं। लड़की के परिवार वालों की आओ भगत के लिए मेनका टेबल पर नाश्ता, काजू, किशमिश, कोल्ड ड्रिंक सजा देती है। टेबल पर रखा नाश्ता देखकर नैना सीधा रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, बाप रे बाप, क्या जरूरत थी इन लोगों को इतना सब दिखाने की। अब तो ये जानबूझकर स्वीट बनेंगे और अपनी बेटी को हमारे राज के गले बांध कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने ना बोलना तो सीखा ही नहीं है। इस घर में मैं ना रहूं ना, तो तुम तो अपनी तिजोरी ही खोल कर छोड़ दो माँ। अब जाओ बाहर और अपने होने वाले समधी समधन की खातिरदारी करो। अपनी माँ के बाहर जाने के थोड़ी देर बाद नैना बाहर आती है और सभी के बीच बैठ जाती है। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना मेनका बहन, मेरा नाम सुनैना और आपकी बेटी का नाम नैना। हाँ पर सिर्फ नाम ही मिलता जुलता है। हाँ आंटी जी, हरकत नहीं। देखिए जैसे यहाँ आप आराम से बैठी हुई हैं और मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ, वो क्या है ना, हमारे घर में बचपन से ही हमें कामकाजी बनाया गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम फालतू बैठ जाए, ना यहाँ ना ससुराल में। संस्कारी घर की लड़कियों को ऐसे भी फालतू में आराम करना शोभा नहीं देता।
हमने भी अपनी प्रिया को बिल्कुल वैसा ही बनाया है बेटा। बहुत कामकाजी है हमारी प्रिया। वो तो जब हम आपके घर आएंगे तब पता चलेगा ना आंटी जी। पहले यहाँ तो बात आगे बढ़े। दोनों परिवारों ने तो बच्चों से मुलाकात कर ली, अब बच्चे भी आपस में बातचीत कर ले तो अच्छा होगा। राज बेटा, तुम जाकर प्रिया को अलग ले जाओ, अगर एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। राज प्रिया के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और 15 मिनट तक वापस नहीं आता। मैं जाकर देखती हूँ। वो क्या है ना, मेरा भाई ज़रा शर्मिला है। पता चला प्रिया सवाल पर सवाल कर रही हो और ये शर्म के मारे चुपचाप नज़र झुकाए खड़ा हो। नैना जाकर कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। अपनी बहन को बाहर देखकर राज कमरे से बाहर आता है और धीरे से नैना से कहता है, अब मुझे प्रिया अच्छी लगी। मुझे पता ही था, जैसे तू उस लड़की से अकेले में बात करेगा फंस जाएगा। अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है, प्रिया सच में बहुत अच्छी है। तेरी पसंद के आगे मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? हाँ, अब तुझे लड़की समझ आ ही गई है तो बाहर जाकर हाँ बोल दे। और बाहर जाकर नैना लड़की वालों से कहती है, हमारा बेटा वैसे लड़कों में नहीं है जो कहता हो 40 रिश्ते काटने के बाद मैंने आपको हाँ किया है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम लड़कियों का दिल दुखे, इसलिए ज़्यादा माथा न लगाकर राज ने पहले ही रिश्ते को हाँ कर दी, तो हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को बहन जी। अब तो मुंह मीठा करवाइए समधन जी। हाँ तो हमने कर दी है अंकल जी, पर याद रखिएगा इस बार खातिरदारी करने की बारी आपकी है। हम भी तो देखें हमारी होने वाली भाभी के घर वाले बारात का स्वागत कैसे करते हैं। और 2 महीने के बाद की शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। पलक झपकते ही 1.5 महीना बीत जाता है और शादी के ठीक 15 दिन पहले नैना आकर अपने मायके में बैठ जाती है। अरे दीदी, अच्छा किया आप आ गए। बस मुझे ही पता है कमला दीदी मैं कैसे यहाँ आई हूँ। वहाँ अपने ससुराल को देखना, सास ससुर देवरानी, परेशान हो जाती हूँ मैं। घर छोड़कर आने को बनता ही नहीं है, सब मुझ पर ही तो डिपेंडेंट है ना वहाँ। पर भाई इकलौता है मेरा, उसकी शादी में तो मुझे आना ही था। ऊपर से मेरे मायके वाले इतने भोले हैं कि पता चला कि प्रिया के घर वालों ने मंदिर में ही फेरे करवा दिए और मम्मी मंदिर से ही अपनी बहू को विदा करके घर ले आए। इसीलिए सारा कामकाज और अरेंजमेंट देखने के लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मंदिर में क्यों होगी बेटा शादी? उन्होंने बड़ा सा रिसॉर्ट बुक किया है। वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना मम्मी। और लड़की वालों को शगुन का बोला कि नहीं आपने? नहीं बोला होगा, मुझे पता ही था। फ़ोन में लाइए, प्रिया से मैं बात करती हूँ। मेनका प्रिया को कॉल लगाकर नैना को फ़ोन पकड़ा देती है। हेलो मम्मी जी, वो लहंगे का कलर चेंज हो गया क्या? वो क्या ना ब्यूटिशियन कंफर्म करना चाह रही है, उसी हिसाब से ज्वेलरी लगेगी ना? ना राम राम किया, ना तबीयत पूछा, सीधा कहा। अरे वाह प्रिया, तो तुम इस तरह अपनी होने वाली सास से बात करती हो? ओ दीदी आप, मुझे लगा मम्मी जी है। वो अभी 5 मिनट पहले ही मेरी मम्मी जी से बात हो रही थी ना, तो 5 मिनट पहले हो या 5 घंटे पहले, तरीका होता है बड़ों से बात करने का। ये ससुराल है तुम्हारा, मायका छोड़ना है तुम्हें तो तौर तरीके भी छोड़ो। हमारे घर में ना ऐसा नहीं चलता बेटा। वो तो तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरी माँ जैसी सास मिली है, वरना अगर मेरी सास जैसी सास मिली होती तो भगवान ही जाने इस बदतमीजी के बाद क्या होता तुम्हारा। खैर, मैंने तो कुछ और कहने के लिए फ़ोन किया था। अब सास तो तुम्हारी सीधी सादी है, तो नियम तो ननद ही सिखाएगी ना। आंटी जी को ध्यान से ये बता देना कि शगुन के लिफाफे में कम से कम 2100 रुपये होने चाहिए। टोटल मिलाकर 2100 के 22 लिफाफे बनाने हैं, क्योंकि हमारे क्लोज रिलेटिव उतनी ही है। बाकी जो दूर के हैं उसे तो मैंने जोड़ा ही नहीं। उन्हें आंटी अपने हिसाब से जो समझ में आए दे दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 5 लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं, उनके पास कम से कम 5100 का लिफाफा और एक चांदी का सिक्का तो जाना ही चाहिए। और अब सास ससुर और ननद के लिए क्या आएगा ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा। दूल्हे के लिए तो तुम लोगों ने पहले ही सोने की खरीदारी कर ली होगी। बस मम्मी के लिए जो 7 साड़ियाँ पैक कराओगी ना, उसका डिज़ाइन मुझे दिखा देना। मेरे फाइनल करने के बाद ही उन्हें पैक करना। और मेरे लिए जो कपड़े पैक होने हैं ना, उसके बदले कैश ही रखवा देना। उसी में पैसे मिलाकर डिज़ाइनर ड्रेस ले लूँगी मैं। ठीक है दीदी, मैं ये सब कुछ लिख लेती हूँ, कहीं दिमाग से निकल ना जाए। प्रिया इस बारे में अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनते ही सुनैना कहती है, बाप रे बाप, मुझे तो ये नैना एक नंबर की काली नागिन लगती है। वो तो राज और संदन जी का चेहरा देखकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वरना मैं कभी हाँ ना कहती।
अरे पर हमें क्या है, कितने ही दिन यहाँ रहेगी नैना। वो एक दिन तो अपने ससुराल चली जाएगी, और 4-5 महीने में 2-4 दिन ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा तो कर लेना बेटा। ये 2-4 महीने में 2 दिन आने वाली नजर नहीं आती, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन आकर बैठेगी। देखा नहीं था आपने, जब हम रिश्ता करने गए थे किस तरह बीच में बार बार आकर उंगली कर रही थी। बस ये नैना ज़रा साइड हो जाए ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी मेरी लाडो को। और इस तरह रोज किसी न किसी टॉपिक पर नैना प्रिया को हिदायतें देती रहती। एक दोपहर जब मेनका आलू छिल रही थी, नैना उससे कहती है, जब से आई हूँ देख रही हूँ मम्मी कि प्रिया से ज़्यादा बात नहीं कर रही हो। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, क्या ये बात होगी, ऐसे तो वो फ़ोन कर लेती है जब भी वक्त रहे। वक्त रहे क्या होता है मम्मी? तुम होने वाली सास हो उसकी। शुरुआत के 2 दिन तो वो तुम्हें तीनों वक्त फ़ोन कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ? उतर गया मुखौटा? अभी तो शादी हुई भी नहीं कि वक्त मिलने पर कॉल कर रही है। बाद में क्या होगा मम्मी, सोचा है तुमने? मैं करती हूँ बात ज़रा प्रिया से। और फौरन नैना प्रिया को वीडियो कॉल करती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ये लो मम्मी, इसने तो अभी ही मुझे बुढ़ा बना दिया। राज से मुश्किल से 2 साल बड़ी हूँ मैं। जिसे नमस्ते कहना था उसके साथ तो तुम सहेलियों की तरह बात कर रही थी। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई क्या मैं तुम्हारे साथ कि तुम मुझे बूढ़ों की तरह नमस्ते कह रही हो? जी तो करता है फ़ोन से निकलकर मुंह पर मुक्का मार दो दीदी की, पर कर नहीं सकती। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वैसे आवाज़ से तो लगता है तबीयत ठीक ही है तुम्हारी। तो फिर मम्मी को फ़ोन क्यों नहीं करती तुम? अब हर बात ननद सिखाएगी तो ही समझ में आएगा क्या प्रिया? इतना समझदार तो तुम्हें खुद ही होना चाहिए। अभी तो शादी हुई नहीं कि काम के चक्कर में फंसकर तुम मम्मी को फ़ोन करना भूल जा रही हो। शादी के बाद जब पूरा घर संभालना होगा, पापा को, राज को, मम्मी को देखना होगा, तब क्या क्या भूलोगी तुम? सॉरी दीदी। और इस ताने बाने के बीच ये 15 दिन भी निकल जाते हैं और घोड़ी चढ़कर राज बारातियों के साथ प्रिया को लेने उसके शहर पहुंच जाता है। कुछ खास डेकोरेशन थोड़ी ना है, इससे अच्छा तो तुम्हारे जीजा जी ही करवाते थे राज। खैर मैं तो यहाँ तेरी खुशी के लिए आई हूँ, मुझे कौन सा इस हार श्रृंगार से कोई मतलब है। नैना तो रुकने को तैयार ही नहीं थी, चाहे खाना हो चाहे लड़की वालों के रिलेटिव्स, हर चीज़ में नैना बराबर से कमी निकाल रही थी। हे भगवान, ये देखो मम्मी, पता नहीं तुम लोगों की हाँ में हाँ क्यों मिला दी मैंने। अभी तो बहू बनकर ये आई भी नहीं और ये हाल है। प्रिया के गले में देखो क्या पहन रखा है इसने। अरे वो हार कहाँ है जो तुमने इसे पहनने को दिया था, हमारा खानदानी हार? जरूर ब्यूटिशियन ने मना कर दिया होगा कि मत पहनिए, ड्रेस के साथ नहीं जा रहा है। हाँ भाई, ब्यूटिशियन की वैल्यू तो तुमसे ज्यादा हो गई मम्मी, है ना? मैं अभी जाकर प्रिया की मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। हद होती है यार किसी चीज की। और फौरन नैना सुनैना के पास जाती है और फुसफुसा कर कहती है, मान लिया आप लोगों को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता आंटी जी, पर हमारी तो इज्जत है। हमारा खानदानी हार दिया था मम्मी ने प्रिया को पहनने के लिए, पर देखिए ना प्रिया ने ये कैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी है। हमारे गेस्ट भी तो आए ना शादी में, प्रिया को ऐसे देखकर क्या सोचेंगे वो? मुझे तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं। गलती हो गई बेटा, मैं अभी जाकर उसे आप लोगों का दिया खानदानी हार पहना देती हूँ। हाँ, अब आप जा ही रही है ना आंटी जी, तो ज़रा सा पास्ते वाले को बोलती चली जाइएगा। वो क्या ना सिर्फ वाइट सॉस पास्ता बना रहा है ये। अरे ये भी कोई बात हुई भला, मैं तो रेड सॉस पास्ता ही खाती हूँ। जब से आई हूँ ऐसे भी कोई खास खातिर नहीं हुई हमारी। ननद भरी शादी में बिना खाए चली जाए, अच्छा लगेगा क्या अंकल जी? रेड सॉस पास्ता नहीं बन रहा है, पास्ता वाले से मैं भी बात करता हूँ। बेटा आप बैठिए। अरे कहाँ बैठो अंकल जी, आपके गेस्ट तो पहले ही चेयर लेकर बैठे हुए हैं। मतलब भाभी के मायके वालों को भी अब ननद को ही सिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये तो आप लोगों को खुद देखना चाहिए ना कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। कुछ देर बाद वरमाला की रस्म शुरू हो जाती है और घुटने पर बैठकर राज प्रिया से वरमाला पहनता है। मुझे स्टेज पर जाने तक नहीं मिला, और मिलता भी कैसे, लड़की वालों ने पहले ही इवेंट वालों को स्टेज पर चढ़ा रखा है। ये भी कोई बात हुई भला कि घर की बेटी को ही स्टेज पर जाने ना मिले? राम राम राम। वैसे सुन, तू कल से ना मत आना, अब भाभी आ गई है तो वही सारे काम करेगी। मैं अब अपने भाई को और खर्च करके नहीं मरवाऊंगी। अरे उनका गुस्सा मुझ पर काहे उतार रही हो दीदी? अरे पगले, तू चल ना मेरे साथ मेरे ससुराल। हाँ,
एक और हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर। कुछ देर बाद वहाँ से सरकते हुए नैना गेट तक पहुँच जाती है और कहती है, हे भगवान, यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। अभी से ही पति को घुटनों पर बिठा लेना। अरे भाई, कमरे का काम कमरे में करो ना, वहाँ घुटनों पर बिठाओ या लात मारो, कौन देख रहा है? पर सभी के सामने ये सब, छी 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 छी। क्या करेंगे बेटा, आजकल रील का ज़माना है। जो भी है सभी को दुनिया को दिखाना है कि उनका पति दुनिया का बेस्ट पति है। हाँ, इसीलिए तो 6 महीने से ज़्यादा शादियाँ टिक नहीं रही। आंटी जी, पता नहीं इस शादी में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। बस किसी तरह प्रिया की विदाई हो और हम अपने शहर के लिए निकल जाएं। कुछ देर बाद राज के कपड़े ठीक करने के लिए नैना उसके पास जाती है, जहाँ नैना के कानों में फुसफुसाकर राज कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब अंगूठियाँ एक्सचेंज होगी ना तो प्रिया को कुछ गिफ्ट दूँ, ठीक रहेगा ना दीदी? तू उसे गिफ्ट करेगा कुछ भी तो क्या उसका मन नहीं करेगा तुझे कुछ गिफ्ट करने का? ऐसे भी उन लोगों का इतना खर्चा हो चुका है। अब तेरे बराबर गिफ्ट देने के लिए प्रिया के घर वालों को और भी खर्च करना पड़ जाएगा। ऐसा काम क्यों करना भाई, हैं? आप कितना परफेक्ट आंसर देती हो ना दीदी, इसलिए मैं हर बार आपसे सलाह लेता हूँ। आपने सही कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे प्रिया को प्रॉब्लम हो। प्रिया, जरा अपने सर को सही से ढक लो। ससुराल आने के बाद तो सर कभी ढकना नहीं पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, बाहर के लोग भी हैं, किसी को बोलने का मौका क्यों देना? क्या राज? बिल्कुल सही कह रही है दीदी प्रिया। और किसी तरह बर्दाश्त करते हुए प्रिया सगाई की रस्म पार कर लेती है। वरमाला, सगाई, और अब बारी आती है फेरों की। ये तो अच्छा है कि भाभी के वक्त फेरे का मुहूर्त जल्द का ही निकल आया, वरना मुझे तो सुबह 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ा था। किस्मत की बात है, किसी को सब कुछ मेहनत से मिलता है और किसी को किस्मत से। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो ही रहे थे कि सुनैना कहती है, रुक जाइए दामाद जी, हमें ये शादी नहीं करनी। गठजोड़ा खोल दो प्रिया। पर मम्मी, तुम अचानक ये क्या बोल रही हो? कुछ बोला क्या दीदी ने? तुम्हें अंदाज़ा लग गया ना कि तुम्हारी ननद ने कुछ कहा होगा, क्योंकि रिश्ते लगने के बाद से वो कह ही तो रही है। अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं है और तुम पर इतने ज़्यादा कायदे कानून लगाए जा रही है तुम्हारी ननद। बेटी की शादी में माँ बाप अपने शरीर का खून पसीना तक लगा देते हैं और उसके बाद भी खातिरदारी में कमी लग रही है नैना बिटिया को। आज तुम्हें सब कोई एडजस्टमेंट करने के लिए कह देगा बेटा, पर ये एडजस्टमेंट 2 दिन की नहीं है। तुम्हें अपनी ननद के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। जब हर रोज़ तुम्हें ताने मिलेंगे ना कभी तो तुम फट जाओगे और फिर ये ताने गृह कलेश का रूप ले लेंगे। फिर एक नहीं 2-2 परिवारों की शांति खत्म होगी। जितनी कोशिश हम कर रहे थे उतनी हमारी बेटी भी कर रही थी। आप लोगों के घर एडजस्ट होने के लिए प्रिया ने खुद में बदलाव शुरू कर दिया, पर समधन जी शायद वो चाह कर भी आपकी पसंद पर खरी ना उतर सकी। और शादी के बाद तो आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें होगी आप लोगों की, जो चाह कर भी शायद हम पूरी ना कर पाए और उसके कारण हमारी बेटी को ताने मिलेंगे। ऐसा नहीं चाहते हम। ऐसा करना ही क्यों? जब बहू के आने के पहले ही कामवाली को निकाला जा रहा है तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। और अपने बेटे का रिश्ता टूटता देख गुस्से में सुरेश आग बबूला हो जाता है। इसीलिए मैं कहता था, ब्याही हुई बेटी को घर में इतना मत घुसाओ। देख लिया अपने मेनका जी क्या करवाना चाह रही थी आपकी लड़की। अरे क्या जरूरत है तुझे इतना आनाकानी करने की? तू सास है क्या? कोई हमें ठगेगा तो ठगने दे। तुझे तेज बनने की जरूरत नहीं है। हमने तुझे पाला है, तूने हमें नहीं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ समधी समधन जी, अगर हम यहाँ से बारात लेकर जाएंगे तो बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे घर की बेटी बेटी बनकर ही हमारे यहाँ आया करेगी। अब ननद भाभी को कुछ नहीं सिखाएगी। और सुरेश की बातें सुनकर प्रिया के परिवार वालों को विश्वास हो जाता है कि प्रिया के ससुराल में कोई तो है जो बिगड़ती बात को संभाल लेगा और प्रिया और राज की शादी संपूर्ण हो जाती है। पर जिस रिश्ते के जुड़ने के पहले इतना तमाशा हुआ हो, उसके जुड़ने के बाद भगवान ही जाने क्या क्या होगा आगे।